आज हम 7th यूनिट की कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये एक फॉर्म है जिसको हमने रीड आउट किया था। इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, पैराफ्रेजिंग और समरी ये कंप्लीट हमने कर ली थी। आज इसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये फॉर्म है रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है। सबसे पहले है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मुतालिया और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल या मुंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के शायर के मुताबिक हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड, के कोई बंदा जिसको किसी क्रिटिसिज्म का सामना है तो उसको किस तरह से जवाब देना चाहिए। क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम के शायर के मुताबिक तनकीद और अल्ज़ाम का जो जवाब है वो कैसे देना चाहिए। तो इसका आंसर है द पोएट सुजेस्ट्स दैट वन शुड रिमेन काम एंड कंपोज्ड when criticized or blamed, even if others around them are losing कंट्रोल। के शायर मशवरा देता है, सुजेस्ट करता है कि तनकीद या अल्ज़ाम का सामना करते हुए पुरसकून और संजीदा रहना चाहिए, चाहे आसपास के लोग काबू खो रहे हों। सवाल नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है What quality does the poem emphasize in handling doubt and self-trust? के शक और खुद एतमादी को संभालने में नज़्म किस खसूसियत पर जोर देती है। The poem emphasizes the importance of trusting oneself even when others doubt you, but also considering their doubts to maintain humility and बैलेंस। यानी कि नज़्म खुद पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देती है, चाहे दूसरे आप पर शक करें लेकिन उनके शकूक को तस्लीम करते हुए आजिज़ी और तवाज़न बरकरार रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डज द पोम गिव अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, के ख्वाबों और उमंगों के बारे में नज़्म क्या मशवरा देती है। द पोएट advises pursuing dreams without becoming a slave, slave कहते हैं गुलाम को, to them and using thoughts constructively without letting them dominate your एक्शंस। यानी कि शायर ख्वाबों का ताकुब करने का मशवरा देता है लेकिन उनका गुलाम बने बगैर, कि उनका गुलाम आप मत बनो, और ख्यालात की तमीरी तरीके से इस्तेमाल करने का और इन्हें अपनी सरगर्मियों पर हावी ना होने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड अ पर्सन हैंडल ट्विस्टेड, यानी कि दोनों चीज़ों को कैसे संभालता है, ट्रस्ट एंड पर्सनल लॉसेस, यानी कि मरोड़ कर पेश की गई सच्चाइयों और ज़ाती नुकसानात को कैसे संभालना चाहिए। द पोइट सुजेस्ट्स enduring the distortion of truth spoken by you and rebuilding after personal losses with resilience and determination even with limited resources, के शायर इन सच्चाइयों को बर्दाश्त करने का मशवरा देता है जो आपने कही हों और उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, और ज़ाती नुकसान के बाद महदूद लिमिटेड रिसोर्सेज, महदूद वसाइल के साथ भी लचक और अज़म के साथ क्या करें, रीबिल्डिंग, दोबारा तामीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोम सुजेस्ट अबाउट रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग आफ्टर सेटबैक, यानी कि नज़म नाकामियों के बाद दोबारा तामीर और इस्तकामत के बारे में क्या तजवीज़ करती है। द पोम हाईलाइट्स, नज़म जो है वो हाईलाइट करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग afresh after failures or setbacks without complaining or losing courage, and continuing to work with
whatever tools you have, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास है कि नज़म नाकामियों या मुश्किलात के बाद दोबारा शुरू करने की अहमियत को उजागर करती है और बगैर शिकायत किए या हौसला खोए और दस्तयाब वसाइल के साथ काम जारी रखने की तरगीब देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोम, नज़्म के मुताबिक हाउ शुड वन परसिस्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम। ये परसिस्ट यानी कि बरकरार रखना, नज़्म के मुताबिक मुश्किल वक्त में किस तरह साबित कदम रहा जाए। द पोएट एडवाइजेज परसिस्टिंग विद इनर स्ट्रेंथ एंड विल पावर, के शायर मशवरा देता है कि अंदरूनी ताकत और अज़म के साथ मुश्किल वक्त में डटे रहें। इवन व्हेन फिज़िकली और मेंटली एग्जॉस्टेड, जब आप जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर थक ही क्यों ना चुके हों। रिलाइंग सोलरी ऑन द डिटर्मिनेशन टू कैरी ऑन, इसको सोली पढ़ेंगे, एक एल इसका साइलेंट है, सोली। रिलाइंग सोली ऑन द डिटर्मिनेशन टू कैरी ऑन, यानी कि शायर मशवरा देता है कि अंदरूनी ताकत और अज़म के साथ मुश्किल वक्त में भी डटे रहें, चाहे जिस्मानी या जहनी थकन क्यों ना हो, और सिर्फ अज़म पर इन्हिसार करें और कैरी ऑन जारी रखें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम रिगार्डिंग इंटीग्रिटी एंड ह्यूमैनिटी इन लाइफ, यानी कि नज़्म ज़िंदगी में दयानतदारी और आजिज़ी के बारे में क्या पैगाम देती है। The poem conveys that one should maintain integrity and humility, balancing relationship with both common people and influential figures, जैसे किंग और जैसे आम लोगों के बारे में या बादशाह के बारे में हमने पढ़ा था कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक करें, and not letting success to failure define them, यानी कि नज़्म इस पैगाम को पहचानती है कि किसी को दयानतदारी और आजिज़ी बरकरार रखनी चाहिए। आम लोगों और बाअसर शख्सियत दोनों के साथ ताल्लुकात में तवाज़न रखना चाहिए। कामयाबी और नाकामी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज का ए पॉइंट है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस के अंदर, और राइट इट्स टाइप, और उसकी हमने किस्म लिखनी है कि ये जो सेंटेंस है इसमें फिगर ऑफ स्पीच की कौन सी किस्म पाई जाती है। जैसे द वाटर वाज एज कोल्ड एज आइस, जैसे ये पानी इस तरह ठंडा है जिस तरह के बर्फ़। अब इसमें क्या है, इसमें तशबीह दी गई है, तो यानी कि किसी चीज़ के साथ किसी को तशबीह देना, जिस तरह वो शेर की तरह बहादुर है या वो चाँद की तरह खूबसूरत है, पानी इस तरह से ठंडा है जिस तरह से बर्फ़ है, तो ये क्या है, ये सिमली है। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला भी सिमली है। और उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको शख्सियत की तरह, जैसे हमने पीछे एक पोम पढ़ी थी जिसमें था कि फूल जो हैं वो नाच रहे हैं, तो फूल तो नहीं नाचते लेकिन उनको पर्सोनिफिकेशन की गई है कि किसी शख्सियत की तरफ उसको मोड़ा गया है। द लीव्स वेव्ड गुड बाय एज दे फेल फ्रॉम द ट्री, यानी कि वो इस तरह गिर रहे थे दरख्त से जिस तरह वो गुड बाय कह रहे हों, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। आगे है मेटाफर। मेटाफर होता है इस्तारा, यानी कि कोई चीज़ जो उधार ली जाए, जैसे हिज टेम्पर वाज अ वॉल्केनो, उसका टेम्पर इस तरह से है कि जैसे एक वॉल्केनो होता है रेडी टू अरप्ट के फूटने के लिए तैयार है। तो ये भी मेटाफर है, ये भी मेटाफर है। उसके बाद है ग्रामर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाली जो खाली जगह है इसको हमने पुर करना है, किसके साथ, एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस के साथ और ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जिस तरह से जो मुनासिब इसमें लफ्ज़ हैं वो हमने लगाए हैं। फर्स्ट वाले में टू आएगा, बट, सो, येट, बोथ, एंड, नीदर, नॉर, ईदर और एज।
बी पॉइंट है री राइट द गिवन सेंटेंसेस। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने दोबारा लिखना है और इनमें ऐड क्या करना है, कंजंक्शंस को ऐड करना है और दोबारा इसको लिखना है। पहला सेंटेंस है यू कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, यू कैन हैव केक फॉर डेजर्ट। इसका आंसर है यू कैन हैव ईदर आइसक्रीम और केक फॉर डेजर्ट। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड टू वर्क, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड टू वर्क। थर्ड सेंटेंस है दे डिडंट हैव इनफ मनी, एक सेंटेंस आगे फुल स्टॉप आ गया, दे कुडंट बाय द टिकट्स। अब इन दो सेंटेंसों को हम कंजंक्शन के जरिए किस तरह से जोड़ते हैं, दरमियान में हम सो लगा देंगे तो क्या हुआ, फुल स्टॉप खत्म हो गया और ये एक सेंटेंस बन गया। दे डिडंट हैव इनफ मनी सो दे कुडंट बाय द टिकट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड वेयर अ कोट, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। अब ये भी दो सेंटेंस हैं, यू शुड वेयर अ कोट कि आपने कोट पहना हुआ है बिकॉज इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। नेक्स्ट है द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड, द रेस्टोरेंट हैज़ ग्रेट सर्विस। ये भी दो सेंटेंस हैं, फुल स्टॉप, इसको हम ख़त्म करेंगे। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड एंड इट हैज़ ग्रेट सर्विस। नेक्स्ट हमारा जो सी पॉइंट है ये है राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन चॉइस। ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आप कोई भी स्टोरी यहाँ पे अपनी ऑन वर्डिंग में, ऑन राइटिंग में लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कंजक्शंस। कुछ आपने यानी कि हरूफ अत्फ इस्तेमाल करने हैं और एक कहानी लिख देनी है। जो हमने लिखी है वो ये है, ये स्टोरी है वो द लॉस्ट की, गुमशुदा चाबी। वन रेनी आफ्टरनून सारा वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल के एक दोपहर, जब बारिश का दोपहर था, बारिश हल्की फुल्की हो रही थी या होने वाली थी, सारा जो है वो स्कूल से घर आ रही थी एंड शी वॉज फीलिंग टायर्ड, और वो महसूस कर रही थी कि वो थकी हुई है। शी हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, उसके पास करने को काफ़ी ज़्यादा होमवर्क था जो कि उसे स्कूल से मिला था। बट शी आल्सो वॉन्टेड टू रिलैक्स, लेकिन वो कुछ रिलैक्स आराम करना चाहती थी। वेन शी रीच्ड हर हाउस, जब वो अपने घर के करीब पहुंची, शी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ डेट शी हैड लॉस्ट द की टू द फ्रंट डोर, कि वो अपने घर की जो एंट्रेंस है उसकी चाबी जो है वो खो चुकी है। शी लुक्ड इन हर बैकपैक एंड चेक्ड हर पॉकेट्स, उसने अपने बैग में देखा और अपनी जेबों को चेक किया, बट इट वॉज नॉट देयर, लेकिन चाबी वहाँ नहीं थी, चाबी उसे नहीं मिली। सारा नॉक्ड ऑन द डोर, सारा ने दरवाज़ा खटखटाया, बट नो वन आंसर्ड, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। शी वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन शी डिसाइडेड टू कॉल हर ब्रदर, वो चंद मिनट बैठ के इंतज़ार करने लगी और उसने फैसला किया कि अपने भाई को वो कॉल करती है। एलेक्स उसके भाई का नाम है। ही वॉज सपोज टू बी एट होम, के हो सकता है मे बी वो घर पर हो, बट ही वॉज आउट विद हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। ही प्रोमिस्ड टू कम बैक सून, उसने वादा किया कि वो जल्द ही आ जाता है। सो शी सैट डाउन ऑन द स्टेप्स टू वेट, वो जो स्टेप बने हुए थे उसके घर के आगे, वहाँ बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। वाइल शी वेटेड, जबकि वो इंतज़ार कर रही थी, द रेन स्टार्टेड, बारिश होने लग गई। स्टार्टेड टू पोर हार्डर एंड सारा बिगेन टू फील कोल्ड, बारिश जो है वो तेज़ होने लग गई और सारा को सर्दी लगने लग गई। शी विश्ड शी कुड गो इनसाइड बट द डोर वाज लॉक्ड, वो चाहती थी कि वो घर में चले जाए लेकिन दरवाज़ा बंद था। एज शी सेट देयर, उसको वहीं बैठना पड़ा। शी थॉट अबाउट ऑल द थिंग्स शी वांटेड टू डू व्हेन शी गॉट इनसाइड, वो अब सोचती रही वहाँ बैठकर, वो सोचती रही कि जब मैं अंदर जाऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें करूँगी। वो चाहती थी कि वो अंदर जा सके, कि दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा कि अंदर जाने के बाद वो कितनी चीज़ें करेगी। फाइनली आखिरकार आफ्टर वट फेल्ट लाइक एन
आवर, 1 घंटा तकरीबन गुजरा। एलेक्स रिटर्न्ड, 1 घंटे के बाद उसका भाई वापस आ गया। एंड ही फाउंड द स्पेयर की हिडन अंडर द फ्लावर पॉट, इसने चाबी फूलों के गमले के नीचे छुपी हुई पाई। सारा वॉज रिलीव्ड एंड शी स्माइल्ड बिकॉज शी न्यू शी वुड ये वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है। Mary be able to finish her homework and enjoy her evening, यानी कि उसको सुकून मिला, वो मुस्कुराई हुई बोली क्योंकि वो जानती थी कि वो आखिरकार अपना होमवर्क मुकम्मल कर सकेगी और अपनी शाम को इंजॉय कर सकेगी। कंजंक्शन जो इसमें यूज़ हुई हैं एंड, बट, और, बिकॉज, वाइल, सो। नेक्स्ट है हमारी औरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी गुफ्तगू की मुहारतें। इसमें आप क्लास को ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं और जो टॉपिक दिया हुआ हो, जैसे स्क्रीन टाइम और डिजिटल डिवाइसेस के बारे में यहाँ बताया है कि ज़्यादा इस्तेमाल से ज़हनी सेहत पर असर, और इसके बारे में जमात के साथ बहस करें और इस मौजू से मुतल्लिक अपने ख्यालात क्लासरूम में शेयर करें। एक डायलॉग दिया गया है मुकालमा और इसकी बारी बारी मश्क की जा सकती है। जैसे सबसे पहले है निम्रा, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, वो ज़ारा को कहती है अस्सलाम वालेकुम। आर यू गोइंग टू ज्वाइन द गार्डनिंग क्लब, क्या तुम बागबानी क्लब में शामिल हो रही है? अब ज़ारा कहती है वालेकुम अस्सलाम, नो नहीं, इट सीम्स बोरिंग टू मी, ये मुझे कुछ बोरिंग लगता है। डिड यू ज्वाइन, क्या तुम शामिल हुई हो? निम्रा, यस, जी हाँ, आई एम सो ग्लेड टू ज्वाइन द गार्डन क्लब दिस ईयर, इट हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स। हाँ, मैं इस साल बागबानी क्लब में शामिल होकर बहुत खुश हूँ, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ज़ारा, रियली, वाकई, बट आई थिंक गार्डनिंग इज़ जस्ट अबाउट प्लांटिंग फ्लावर एंड वेजिटेबल्स, लेकिन मैं समझती हूँ कि बागबानी सिर्फ फूलों और सब्जियों को उगाने के बारे में है। निम्रा, इट्स मोर देन दैट, ये इससे ज़्यादा है। गार्डनिंग हेल्प्स द इन्वायरमेंट बाय इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रॉम्प्ट रिलैक्सेशन। ये वो कहती है कि ये इससे ज़्यादा है, ये माहौल की मदद करती है, जो बागबानी है हवा का म्यार बेहतर करती है, जंगली हयात के लिए मस्कन फ्राहम करती है, स्ट्रेस को, दबाव को कम करती है और ये रिलैक्सेशन को बढ़ाती है, सुकून को फ़रोग़ देती है। ज़ारा, आई डिडंट नो गार्डनिंग कुड डू ऑल डैट, मुझे नहीं मालूम था कि बागबानी ये सब कुछ कर सकती है। हाउ डज इट इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ये हवा का म्यार कैसे बेहतर करती है? निम्रा, प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। सो द मोर प्लांट्स वी हैव द क्लीनर आवर एयर बिकम्स, कि जितने ज़्यादा पौधे होंगे इतनी ही हमारी हवा साफ होगी। ज़ारा, दैट्स अमेजिंग, व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हैरतंगेज है, वो हैरान होती है। और दबाव कम करने के बारे में क्या? हाउ डज गार्डनिंग हेल्प विद दैट, कि बागबानी इसमें कैसे मदद करती है? अब निम्रा, गार्डनिंग गिव यू अ चांस टू कनेक्ट विद नेचर, गार्डनिंग हमें कुदरत से जुड़ने का मौका देती है। एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और स्क्रीन और टेक्नोलॉजी से वक्फा लेने का मौका फ्राहम करती है। इट्स कमिंग टू बी आउटसाइड, लिसनिंग टू बर्ड चार्पिंग एंड फीलिंग द सोल इन योर हैंड्स, यानी कि बाहर रहना, परिंदों की चहचहाहट सुनना और मट्टी को हाथ में महसूस करना पुरसकून होता है। ज़ारा, आई कैन सी हाउ दैट would be relaxing, and I guess growing your own fruits and vegetables is healthier to right. मैं समझ सकती हूँ कि कितना सुकून बख्श होगा और मेरा ख्याल है कि अपने फल और सब्जियाँ उगाना भी ज़्यादा सेहतमंद होता है। ठीक है। अब निम्रा कहती है डेफिनेटली, बिल्कुल, व्हेन यू ग्रो योर फूड यू नो एग्जैक्टली वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट्स ग्राउंड, यानी कि जब आप अपनी ग़िज़ा खुद उगाते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता होता है कि वो कहाँ से आई है और कैसे उगाई है और कौन सा पानी उसको दिया गया है। ज़ारा, आई थिंक आई माइट
आई माइट ट्राई गार्डनिंग एट होम टू। मेरा ख्याल है कि मैं घर पर बागबानी करने की कोशिश करूँगी। इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट वे टू रिलैक्स एंड लर्न मोर अबाउट नेचर। ये सुकून हासिल करने और कुदरत के बारे में मज़ीद जानने का एक बेहतरीन तरीका लगता है। निम्रा, यू शुड, तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। इट्स आल्सो अ वे टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी बाय शेयरिंग आवर प्रोड्यूस विद अदर्स। यानी कि कम्युनिटी को वापस कुछ देने का भी एक तरीका है और दूसरों के साथ हम अपनी जो चीज़ है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी पैदावार है, उसको बांट कर। ज़ारा, दैट्स ट्रू, ये सच है। आई नेवर रियलाइज्ड हाउ मच इम्पैक्ट गार्डनिंग कुड हैव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बागबानी का गार्डनिंग का इतना असर हो सकता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद मी। ये सब कुछ मेरे साथ शेयर करने का शुक्रिया निम्रा। आई विल श्योरली ज्वाइन द गार्डनिंग क्लब। मैं यकीनी तौर पर बागबानी क्लब में शामिल होंगी। निम्रा, नो प्रॉब्लम सारा, आई एम ग्लेड यूर इंटरेस्ट। यानी कि यू आर ये इकट्ठा लिखा हुआ है कि कोई मसला नहीं ज़ारा, मुझे खुशी है कि तुम्हें दिलचस्पी हुई या तुमने दिलचस्पी ली। यू आर इंटरेस्टेड, ये हमारा सेम डायलॉग है, जस्ट इसमें थोड़ा नेम का फ़र्क है, बस नेम चेंज है। उसके बाद है हमारी राइटिंग स्किल्स। इसमें है पैराफ्रेजिंग। ये मैंने कंप्लीट की हुई है। 4 स्टैंजाज हैं हमारी फॉर्म के, तो चारों की है। ये जो इसकी प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट इसकी पैराफ्रेजिंग है। यहाँ पे जो रूल दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ही हमने पैराफ्रेजिंग की है। आगे है समरी राइटिंग के, किसी भी चीज़ को समराइज़ कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, उसके रूल क्या होते हैं समरी के। तो यहाँ पे एक इन्होंने समरी दी है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये भी एक पोम है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ये पोम और इसकी कंप्लीट पैराफ्रेजिंग, समरी और एक्सरसाइज भी है। तो ये समरी हमने पढ़नी है और फिर हमने अपनी पोम की जो समरी है वो लिखनी है। ये वाला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पैराफ्रेजिंग और समरी के लिए आप इस मेरे चैनल पे वीडियो इसकी मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी समरी और पैराफ्रेजिंग आप देख सकते हैं। कंप्लीट समरी और पैराफ्रेजिंग विद ट्रांसलेशन सॉल्व की है मैंने। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।